हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इनसाइड यूपीएससी। और आज हम बात करेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर में। ठीक है, इस न्यूज़ को कवर किया था इंडियन एक्सप्रेस ने 1 अक्टूबर 2022 को। अब देखते हैं कि आरबीआई ने जो है रेपो रेट बढ़ाया। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, और जानेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, ये क्या ये अच्छा होता है, क्या ये बुरा होता है। और समझेंगे कि जो रेपो रेट को बढ़ाती जा रही है लगातार, ये क्यों बढ़ाती जा रही है आरबीआई, इसके क्या रीजन है। देन इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगी कि क्या आपको इस समय शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में जो भी लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इसी पॉलिसी के रिपोर्ट के आधार पर जो है ना, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपनी पॉलिसी बनाती है। देन एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है ना, ये इकोनॉमी में बैंकिंग चैप्टर में आता है। ठीक है, बैंकिंग पर एक सेपरेट चैप्टर इसमें आता है, देन इन्फ्लेशन पर अलग चैप्टर है इकोनॉमी में ही। परंतु ये दोनों टॉपिक अपने आप में जो ना इंटरलिंकिंग है। तो ये मैं आपको सेपरेटली पढ़ाऊंगा जब इकोनॉमिक की सीरीज शुरू करूंगा कुछ दिनों बाद। तो इन्फ्लेशन को हम सेपरेट पढ़ेंगे, बैंकिंग को हम सेपरेट पढ़ेंगे, परंतु बाद में मैं आपको इंटरलिंकिंग कराना भी सिखा दूंगा। परंतु आज का हमारा फोकस क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर में है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या कहती है ये देखेंगे, बट बिफोर वी बिगिन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। जैसे ही आप इस चैनल पर आओगे यूट्यूब पर, तो आपको ये चैनल दिखेगा, ये पेज दिखेगा, देन आपको ये सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देन इस जो बेल आइकन दिख रही है यहाँ पर आपको ऑल करना है क्लिक। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं इस चैनल पर लेटेस्ट और करंट टॉपिक पे जो वीडियो अपलोड करूंगा, इससे एक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देन मैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक, जो यूपीएससी का जीएस का सिलेबस है ना, इसका सिलेबस पूरा कवर करने वाला हूँ इस चैनल पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इससे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपको वीडियो देखने में आसानी होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, देखते हैं इसको इन डेप्थ में। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी समझने से पहले आपको एक शब्द बार बार मिलेगा इसमें, इन्फ्लेशन। ठीक है, तो आपको इन्फ्लेशन शब्द जो है, इसका मीनिंग जो है, डेफिनेशन जो है, आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखो, इन्फ्लेशन खराब होता है या अच्छा होता है, ये डिपेंड करता है अपने पे। ठीक है, तो देखो पहले इन्फ्लेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है, बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि। यानी कि मान लो अभी आपको एक मोबाइल 100 रुपए मिल रहा है, तो वही मोबाइल आपको कुछ दिन बाद जो है 200 रुपए मिलेगा, तो इसी को बोला जाता है इन्फ्लेशन। ध्यान, अब आप बोलोगे कि सर 100 रुपए प्राइस बढ़ गई, तो ये जो बढ़ना है ये अच्छा है या बुरा है, इसको भी समझ लेते हैं। तो देखो, एक डेफिनेशन ये भी है कि इन्फ्लेशन क्या क्या होता है। देखो, कंज्यूमर या उपभोक्ता जो है ना, झोला भरकर रुपया बाजार ले जाता है और हाथ में सब्जियां लेकर आता है। देखो, आपने झोला भरकर मोबाइल खरीदने के लिए पैसे लेके गए ये झोले में, परंतु आपको मिली कितनी चीज, इतनी सी चीज मिली, यानी कि ये छोटा सा मोबाइल लेके आप झोले में आ गए। तो ये भी एक डेफिनेशन है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इन्फ्लेशन सभी लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी है या नहीं है। तो इसके बारे में शॉर्ट ब्रीफ में देख लेते हैं। देखो, अगर मुद्रास्फीति अगर कंट्रोल में है ना, वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, इन्वेस्टर यानी कि जो प्रोडक्शन करती है कंपनी, इसको प्रॉफिट होगा, इसको प्रॉफिट होगा, तो ये अपना प्रोडक्शन करेंगे, देन प्रोडक्शन करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो इनकम बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी जो है अच्छी तरह से, इंडियन इकोनॉमी की साइकिल चलती रहेंगी। परंतु अगर यही बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई, देखो 1 डिजिट में है तो ठीक है, परंतु 2 डिजिट जैसे ये 20% या 23% हो जाती है, तो ये इकोनॉमी के लिए हानिकारक है, ये इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज नहीं है। इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा जब हम इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, परंतु आप अभी समझ लो। ठीक है, ये अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया इन्फ्लेशन का। अब देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, ये कैसे बनाई गई। ठीक है, तो देखो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी। जो अभी मैंने बताया, जो 100 की वस्तु है ना, ये डायरेक्टली 200 के ऊपर ना जाए, ये जो है ना 105 तक तो जाए, परंतु डायरेक्टली 200 तक ना आ जाए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। देन प्राइस स्टेबिलिटी इज नेसेसरी प्री कंडीशन टू सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी कि जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ होगी ना, उसके लिए जो है ये प्राइस बढ़नी तो चाहिए, परंतु सस्टेनेबल बढ़नी चाहिए। एक से नहीं, जैसे कि 100 है तो 200 नहीं होनी चाहिए, ये पहले 105, 110 ऐसी बढ़नी चाहिए। परंतु डायरेक्टली बढ़ी तो इससे हमको नुकसान हो सकता है। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि प्राइस की स्टेबिलिटी बनी रहे। देन न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। देन स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, डॉलर और रुपए का जो रेट है वो जो है स्टेबल बना रहे। ऐसा नहीं कि देखो,
पहले रुपए का यानी कि डॉलर का रेट क्या था 70 रुपए, अभी कितना चल रहा है 80 रुपए। तो देखो ये कितना बढ़ गया, 10 रुपए बढ़ गया, परंतु इसको स्टेबल करने के लिए भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का। नेक्स्ट प्राइस स्टेबिलिटी बता चुका हूँ, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी हम डिटेल में देखेंगे आगे। तो और एक है कंट्रोल इन्फ्लेशन, अगर 200 का मोबाइल 200 हो रहा ना, इसको कम करके 100 पे लाना इस पॉलिसी का जो है उद्देश्य होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे देख लिया, प्राइस स्टेबिलिटी देख लिया, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे, इसका भी एक ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। देन सोशल वेलफेयर, ठीक है, ये है मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव। देखो अब देख लेते हैं हम कमेटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। इसको क्यों बना इसको कैसे बनाया गया, तो देखो आरबीआई एक्ट सेक्शन 45 जेड के अंडर में इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था पहली बार, इसको 2016 में बनाया गया था। इसका काम क्या है, इन्फ्लेशन टारगेट रेट में रखना, यानी कि 100 रुपए का मोबाइल डायरेक्टली 200 पे नहीं पहुंचना चाहिए। 105 पे पहुंचा ठीक है, 110 पे पहुंचा ठीक है, डायरेक्टली ये 200 पे नहीं जाना चाहिए। इस कमेटी का यही काम है कि प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे। देन अब इसकी मीटिंग जो है ना, साल में 6 बार होती है, यानी कि 2-2 महीने के बाद इसकी मीटिंग होती रहती है, यानी कि बाई मंथली इसकी मीटिंग होती है। यानी काम कैसे करते हैं, देखो 6 मेंबर इस कमेटी के अंदर में है ना। तो 6 मेंबर क्या करेंगे, अगर मान लो रेपो रेट को हाइक करना है ना, तो आरबीआई गवर्नर बोलेंगे कि देखो रेपो रेट बढ़ाना है कि क्या है, इस पर वोटिंग करो। अगर मान लो 6 मेंबर में से 5 मेंबर ने बोल दिया कि हमको रेपो रेट बढ़ाना है, तो क्या होगा, रेपो रेट बढ़ जाएगा। अभी जो वोटिंग हुई थी ना इस बार, जो रेपो रेट बढ़ा है आरबीआई ने, तो इसमें से जो है ना 5 मेंबर ने बोला था कि आरबीआई रेट हम बढ़ाने के पक्ष में, इसलिए जो है 50 बेसिस पॉइंट जो है रेपो रेट बढ़ाया गया। अगर मान लो यही जो है ना 6 लोग हैं, मान लो सर ऐसा भी तो हो सकता है, तीन 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 वोट हो सकते हैं, इक्वल हो गए, अब क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या है, तो आरबीआई गवर्नर अपना एक वोट करेंगे, यानी कि आरबीआई गवर्नर डिसाइड करेंगे कि रेपो रेट बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो ये आरबीआई गवर्नर पर फाइनल डिसीजन होता है, कब, जब वोटिंग जो है इक्वल हो जाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं सेक्शन 45 जेड बी लेस डाउन दैट द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी शाल डिटरमाइन द पॉलिसी रेट रिक्वायर अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट, जो मैंने बताया है कि मैक्सिमम जो है, सॉरी मिनिमम जो है 2% हो सकता है और मैक्सिमम जो है 6% हो सकता है, यानी कि 4 + - 2% हो सकता है। टारगेट क्या है इसका, यही टारगेट है, प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे, जो 200 की वस्तु डायरेक्टली 200 पे ना पहुंचे, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि एमपीएससी के यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो सदस्य है वो कौन कौन होते हैं। देखो इसमें क्या होता है, 6 सदस्य रहते हैं, इसमें से 3 जो है ना आरबीआई के होते हैं और 3 जो है गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के कौन है देख लेते हैं। देखो मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई के गवर्नर, प्रधान अध्यक्ष यानी कि गवर्नर जो है चेयरपर्सन होंगे, अध्यक्ष होंगे। मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक के एक अधिकारी, यानी कि ये जो 3 है ये आरबीआई की तरफ से होंगे। देन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 3 व्यक्ति शामिल होंगे। कौन शामिल होंगे, नियुक्ति की अंतिम श्रेणी अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले, योग्यता, अखंडता और खड़े व्यक्ति से होनी चाहिए, यानी कि जो इस क्षेत्र में जो है परफेक्ट व्यक्ति है ना, इसी को जो है हमारी गवर्नमेंट जो नॉमिनेट करेंगे ये 6 मेंबर में। तो 3 हो गए आरबीआई के, 3 हो गए गवर्नमेंट के। अब आते हैं हम न्यूज पर वापस, ठीक है। अब देख लिया हमने इन्फ्लेशन क्या होता है, मैंने बता दिया। देन मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि क्या होती है, मीटिंग कब होती है, इसमें कितने मेंबर होते हैं। अब देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में जो आरबीआई गवर्नर ने हाइलाइट्स जो पॉइंट बोले उसके बारे में डिटेल से। अब हम देख लेते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई थी फ्राइडे को 30 सितंबर को, तो इसमें जो है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने क्या डिसीजन लिए इसके बारे में देख लेते। देखो सबसे पहले उनका डिसीजन था रेपो रेट को हाइक करना। तो रेपो रेट को उन्होंने हाइक किया, कितने बेसिस पॉइंट से, 50 बेसिस पॉइंट से। पहले कितना था ये 4.4%, सॉरी 5.4% था, अब कितना हो गया 5.9% हो गया है बढ़कर। इसको क्यों बढ़ाया आगे देखने वाले हैं, पढ़ लेते कि क्या क्या। इस फाइनेंशियल ईयर में सेंट्रल बैंक द्वारा यह चौथी बार, यानी कि यह 4th टाइम था जो इसमें वृद्धि की गई। पहले आरबीआई ने मई में एक ऑफ साइकिल बैठक में रेपो दर में 40 बेसिस पॉइंट का हाइक किया था। ध्यान 50 बेसिस पॉइंट का कब, जून और अगस्त में, कितने 2 बार हो गए। अभी कितने का किया, 50 बेसिस पॉइंट का अभी जो है हाइक किया। हाइक क्यों किया, ताकि बढ़ती मुद्रास्फीति और डॉलर के मजबूत होने के बाद इस सप्ताह की शुरुआत में गिरते रुपए पर काबू पा सके। इस लाइन का मतलब समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। देखो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का मतलब मैं पीछे समझा चुका हूँ। देखो 100 रुपए का मोबाइल कितने का हो रहा है अभी, 200 का, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये कंट्रोल करना कितने, यानी कि इसको जो 100 पे वापस लाना है, एक टारगेट तो ये है। परंतु इसमें बोला गया है कि गिरते रुपए पर काबू पाना। तो इसका मतलब हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो
अब हम समझ लेते हैं कि गिरते रुपए पर आरबीआई कैसे काबू पाएंगे। ठीक है, देखो ये जो 75 रुपए का, यानी कि $1 75 का था ना, ये कितने का हुआ है? 80 का हुआ है, यानी कि रुपया जो हमारा गिर रहा है लगातार। तो इसी को जो है रोकना चाहती है आरबीआई, यानी कि इसको जो है पहले की प्राइस पे लाना चाहती है, $1 75 पे लाना चाहती है। तो अभी ये हुआ क्यों, ये देख लेते हैं। देखो नाउ डेज इंडियन इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशन चल रहा है। इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब है कि रुपए की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि लोगों के पास जो है ना पैसे बहुत ज्यादा है। तो जब भी किसी चीज की जो है इकोनॉमी में यानी क्वांटिटी ज्यादा होती है, संख्या ज्यादा होती है, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, टमाटर लो, प्याज लो या आलू लो, अगर आप मार्केट में जाओगे, उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगी, परंतु इनकी क्वांटिटी जैसे ही कम हो जाती है इनकी प्राइस बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि रुपए की क्वांटिटी इस समय इंडिया के मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो इसकी डिमांड जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं डॉलर। डॉलर की क्वांटिटी बहुत कम है, यानी कि ये 1000 क्वांटिटी में होंगी तो ये 100 क्वांटिटी में है। तो इससे क्या होगी, डायरेक्ट जिस चीज की क्वांटिटी कम होती है, अगर आलू प्याज की क्वांटिटी कम है इसकी प्राइस बढ़ जाएंगी। देखो डॉलर की क्वांटिटी कम है तो इसकी डिमांड बढ़ गई, इसकी डिमांड बढ़ गई तो इसकी प्राइस कितनी होगी, देखो 80 हो गई। पहले कितनी थी, 75 रुपए थी $1 की प्राइस, अभी कितनी होगी, 80 हो गई। तो आरबीआई कह रही है कि हमको 75 पे वापस आना है। 75 पे वापस कैसे आएंगे, देखो आरबीआई ने इसीलिए जो है रेपो रेट को हाइक किया। रेपो रेट जैसे ही हाइक होता है तो बैंक क्या करेंगे, आरबीआई से कम लोन लेंगे, और आरबीआई से बैंक अगर कम लोन लेंगी तो लोगों को भी कम लोन बांटेंगे। लोगों को जैसे ही कम लोन बांटेंगे तो लोगों के हाथ में जो है रुपए की क्वांटिटी कम हो जाएगी, यानी कि लोगों को पैसे मिलेंगे ही नहीं बैंक से, तो क्या होंगे, इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। इसकी क्वांटिटी जैसे ही कम हो जाएगी इसकी डिमांड बढ़ जाएंगी, देन इसकी डिमांड बढ़ेंगी तो हमारा रुपये जो है ना अप्रिशिएट होना शुरू हो जाता है। यानी कि पहले डॉलर की क्वांटिटी बहुत कम थी मार्केट में तो 80 रुपए मिल रहा था, अभी क्या है, अभी डॉलर की क्वांटिटी बढ़ रही है मार्केट में इंडिया के। तो बोलेंगे कि हम 75 में लेने को तैयार है भाई, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, 75 में देते होंगे तो दो, नहीं तो नो मत दो। जैसे कि आलू प्याज होते हैं, अगर आप मार्केट में जाओगे आलू प्याज के बहुत सारे दुकान है, बहुत क्वांटिटी, तो आप बोलोगे ना 50 रुपए किलो देता है तो दो, 80 तो मैं देने वाला नहीं हूँ। तो यही करने की आरबीआई कोशिश कर रहा है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। देखो आरबीआई ने और क्या कहा इस मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजन में, आरबीआई ने कहा कि देखो इन्फ्लेशन और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ना ये 7% पर अभी भी बना है, यानी कि अगस्त में जो है 7% पे था, परंतु हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट जो है 4 + -2, यानी कि मिनिमम 2% हो सकता है, मैक्सिमम 6% हो सकता है। परंतु ये कितने पर बना है, ये जो है 7% पे बना है। देन रिटेल इन्फ्लेशन हैज कंटिन्यू टू रिमेन अबव द सेंट्रल बैंक्स कंफर्ट लेवल, यानी कि कंफर्ट लेवल क्या है, 4 + -2, मिनिमम 2%, मैक्सिमम 6%। तो ये कब से बना है, ये जनवरी से जनवरी तो अगस्त तक यही 7% बना है। तो आरबीआई यही इसी की वजह से चिंता में, और इसी की वजह से जो है ना रेपो रेट को हाइक किया है। देन अब आरबीआई ने क्या किया, इसी को कंट्रोल करने के लिए, इसी को 6% पर लाने के लिए, जो इन्फ्लेशन 7% इसको 6% लाने के लिए क्या किया है, कुछ रेटों में जो आरबीआई ने रेपो रेट तो बढ़ा है, इसके साथ में क्या बढ़ा है, एसडीएफ रेट बढ़ा है, देन एमएसएफ रेट बढ़ा है, देन बैंक रेट बढ़ा है। तो ये जो रेट है ना इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे क्या होता है। रेपो रेट तो बढ़ा है, पर रेपो रेट के साथ साथ ये जो बाकी के रेट है ये भी बढ़ा दी है। अब हम समझ लेते हैं कि आरबीआई ने जो है रेपो रेट क्यों बढ़ा है, इसके क्या असर है। रेपो रेट के साथ साथ क्या भी बढ़ा है, देखो बैंक रेट भी बढ़ा है, रेपो रेट, सीआरआर, रिवर्स रेपो रेट, ये सब जो है आरबीआई ने हाइक किया। क्यों किए, देखो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन एट 7% इन अगस्त, यानी कि जनवरी महीने से जो है अगस्त तक जो है 7% इन्फ्लेशन बना है, और हमारा कंफर्ट जोन क्या है, 6, यानी कि सॉरी 4 + -2, यानी कि मिनिमम 2%, मैक्सिमम 6%, परंतु ये बना कि कहाँ पे 7% पे। तो आरबीआई कह रही है कि हमको इसके बीच में जाना है, यानी कि 2 से 6 के बीच में जाना है, यानी कि हमको 4% या 3% पे जाना है। तो इसीलिए हमने रेपो रेट बढ़ाया। तो ये रेट क्या होते हैं इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट क्या, तो रेपो रेट एट विच द आरबीआई लैंड्स फंड विथ सिक्योरिटी, यानी कि क्या होता है, आरबीआई बैंक जो है ना कमर्शियल बैंकों को है जो लोन लेते हैं, यानी कि कमर्शियल बैंक जो आरबीआई से लोन लेंगे ना इसी को बोला जाता है रेपो रेट। अब ये बैंक जो आरबीआई से लोन लेंगे ना इसके अपोजिट में क्या करेंगे, एक सिक्योरिटी रखेंगे, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोला जाता है, ये अपने पास आरबीआई के पास रखेंगे, और बदले में क्या है आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देंगे, और यही लोन जो है आपको बैंक पब्लिक को देंगे, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। आप क्या बोलोगे कि आप जो अगर बैंक से लोन लेंगे तो आप बोलोगे इंटरेस्ट रेट, परंतु बैंक अगर आरबीआई से लेंगे तो इसको बोला जाता है रेपो रेट। आई होप यहाँ पे आपका डाउट क्लियर। और ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए, रेपो रेट जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। यार समझते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। देखो रिवर्स रेपो रेट के अपोजिट, यानी कि जो आरबीआई है और ये कमर्शियल बैंक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, रेपो रेट के तहत क्या कर रही थी कमर्शियल बैंक, आरबीआई से जो है अपना लोन ले रही थी, परंतु अब क्या करेंगी,
आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक से लोन लेंगे। अब आरबीआई क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है कमर्शियल बैंक के पास रखेंगे और कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, आरबीआई को अपना पैसा दे देंगे। यानी कि इससे क्या होगा, आरबीआई क्या कर रही है, जो बैंकों के पास बहुत सारा यानी कि तरलता है या लिक्विडिटी, यानी कि इनके पास पैसे की बहुत ज्यादा जो क्वांटिटी है, इसको ऑब्जर्व कर रही है। क्यों क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के मार्केट में जो है अभी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करेंगे, बैंकों से जो है पैसा छीन लेंगे, यानी कि लिक्विडिटी कम करेंगे। और लिक्विडिटी कम जैसे ही हो जाएंगे, ये जो है लोगों को लोन नहीं दे पाएंगे, लोगों को लोन नहीं दे पाएंगे तो लोगों के हाथ में से जो है मनी की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में क्या अंतर है, रेपो रेट के तहत कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से लोन लेते हैं और रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत जो है आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक से लोन लेती है आरबीआई, ठीक है। और इन दोनों में भी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। अगर रेपो रेट के तहत कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेंगी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास रखेंगे, और आरबीआई रिवर्स रेपो रेट के तहत अगर लोन लेंगी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है कमर्शियल बैंक के पास रखेंगे और इनसे पैसा ले लेंगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब हम देखते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होती है, ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी रिवर्स रेपो रेट के जैसे ही होती है, परंतु इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है यानी कि रिवर्स रेपो रेट के तहत जो है आरबीआई कमर्शियल बैंक से जो है लोन लेती है। परंतु रिवर्स रेपो रेट के तहत जब भी लोन लेंगी तो आरबीआई क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखेंगे। परंतु एसडीएफ में ऐसा नहीं होता। एसडीएफ में क्या होगा, आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक से लोन तो लेंगे परंतु इसके बदले में गारंटी नहीं रखेंगे, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है कमर्शियल बैंक के पास नहीं रखेंगे। इतना सा अंतर है सिर्फ इसके पास, इसमें किसमें, रिवर्स रेपो रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंदर में। अब बैंक रेट का मतलब क्या होता है, मान लो ये आरबीआई और मान लो ये है कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो इसके अंडर में भी क्या करेंगे, आरबीआई जो है ना कमर्शियल बैंक को लोन लेंगे या कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से लोन लेंगे। तो आप अभी बोलोगे सर रेपो रेट और बैंक रेट में डिफरेंस क्या हुआ। देखो, रेपो रेट जो है ना ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और बैंक रेट जो होता है ना ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बस इतना सा डिफरेंस इसमें होता है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट जिस दर पर जो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है। देन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये भी क्या है, ये जो है कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई के पास अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और विदाउट सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं देंगी। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट भी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के समान होता है, यानी कि आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक से लोन लेती है और परंतु बदले में क्या करती है, बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है कमर्शियल बैंक को दे देती है। देन बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट भी जो है आरबीआई आरबीआई से जो है कमर्शियल बैंक लोन लेंगे। परंतु रेपो रेट और बैंक रेट में डिफरेंस इतना सा है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है और बैंक रेट जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। तो आई होप आपके यहाँ पे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब अभी हम आगे देखेंगे कि ये रेट क्यों बढ़ाया बैंक ने, इसको विस्तार से देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम फाइनली समझते हैं कि आरबीआई ने जो रेपो रेट बढ़ाया वो क्यों बढ़ाया, इसके क्या रीजन है, ठीक है। अब देखते हैं इसके रीजन क्या है। पहले ये कितना था, 4% था, अब ये कितना हो गया, रेपो रेट बढ़कर 5.9% हो गया है। तो समझते हैं इसका असर क्या होता है। देखो, रेपो रेट जैसे ही बढ़ता है तो बैंक जो है आरबीआई से जो लोन लेती ना वो लोन लेना कम कर देती है बैंक। क्यों, पहले इनको जो है 4% पे लोन मिल रहा था, अभी कितने में मिल रहा है, 5.9% पे। मान लो पहले जो है बैंक आरबीआई से लोन लेती थी 100 रुपए, तो इनको कितना देना पड़ रहा था, 104 रुपए। अब कितना देना पड़ रहा है इनको, लगभग 106 रुपए देना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि जो है आरबीआई ने जो है अपने रेपो रेट यानी कि बैंक को जो लोन देने की दर है वो बढ़ा दी है, 5.9% कर दी। इससे क्या होगा, बैंक जो है आरबीआई से जो लोन लेती थी ना वो लोन लेना कम कर देंगे। और इससे क्या होगा, बैंक के पास जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। मार्केट में अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो बैंक क्या करेंगी, लोगों को जो इंटरेस्ट देने की रेट है ना ये बढ़ा देंगे, क्योंकि बैंक के पास अभी पैसा ही नहीं है। तो ये भी चाहेंगे कि लोग हमारे पास ना आए लोन लेने के लिए। तो इससे क्या होगा, बैंक जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोगों को जो है लोन मिलने कम हो जाते हैं। जैसे ही लोन मिलने कम हो जाते हैं, देखो ये भाई साहब क्या बोल रहा है कि पहले जो है बैंक से लोन मिलता था वो भी आसान शर्त पे, क्योंकि 4% था तो बैंक क्या करते थे, आगे 8% में जो है पब्लिक को दे देती थी। परंतु अब आरबीआई ने क्या किया, 5.9 लगभग 6% कर दिया। तो अब ये क्या करेंगे, लोगों को कितना 12% पर लोन देंगे। और लोग कहेंगे कि ये 8% पे लोन लेना तो ठीक था, परंतु 12% पे हम लोन नहीं ले सकते, क्योंकि पहले 100 रुपए लोन लिया पब्लिक ने तो 108 रुपए वापस करने थे बैंक को। परंतु अब कितने करने पड़ रहे, 112 रुपए करने पड़ रहे। देखो ये भाई साहब फोन भी कर रहा है, ये एक भाई साहब जो है बिजनेसमैन है। ये बिजनेसमैन है, ये बता रहा है अपनी कंपनी वालों को, देखो भाई बैंक ने जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है।
तो इससे क्या होगा, अब हम ये बोलेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमको लोन नहीं मिल रहा है बैंक से। हमको लोन नहीं मिलेगा तो हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि जो पहले हमको 8% पे मिलता था अभी हमको ये 12% पे मिलने लग गया है। क्योंकि एक तो आरबीआई ने भी रेट बढ़ा दिया, आरबीआई ने रेट जैसे ही बढ़ाए बैंक बैंक वालों ने भी रेट बढ़ा दिया, पब्लिक के लिए इंटरेस्ट रेट। तो अब ये लोग भी कह रहे हैं कि भाई साहब ये पार्टी वार्टी करना बंद कर दो। बच्चों को बोल रही है माता पिता कि अभी इंटरेस्ट लोन जो है महंगा हो गया है, इंटरेस्ट रेट जो है महंगा महंगा हो गया है, पिक्चर देखना पार्टी वार्टी करना बंद कर दो। तो इससे क्या होगा, ये बिजनेसमैन भी बोल रहा है कि देखो आपने रेट बढ़ाया ठीक है, परंतु इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम क्या होगा, प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट कम तो क्या होगा, इनकम कम, इनकम जैसे ही कम हो जाएगी तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। देखो ये क्यों लोग पार्टी वार्टी कर रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये घूमने जा रहे हैं, ये कुछ अपना ड्राइंग वगैरह बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, इनकी इनकम अच्छी खासी थी। परंतु अब क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से इनको भी लोन नहीं मिलेगा, इनको भी लोन नहीं मिलेगा, इनको लोन नहीं मिलेगा तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और इनको लोन नहीं मिलेगा तो इनकी इनकम जो है कम हो जाएगी। इनकी इनकम जैसे ही कम हो जाएगी इनकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड जैसे ही कम तो ये क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा आरबीआई का मानना है। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो अनाप शनाप लोग हैं, ये जो पिक्चर देखने जा रहे हैं, ये जो घूमने जा रहे हैं, ये जो सिनेमा देखने जा रहे हैं, ये जो दारू पी रहे हैं भाई साहब, पार्टी कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ये डिमांड पे डिमांड करते जा रहे हैं। जैसे ही डिमांड हो रही है प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, ये जो प्रोडक्शन हो रहा है ये डिमांड कर रहे हैं ना, इसी की वजह से तो प्रोडक्शन हो रहा है। अगर इनको दारू पीनी है, ये बोल रहे हैं कि दारू की बोतल 4-5 बनाओ, हम लेने को तैयार है। तो इससे क्या हो रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है इसके इस चीज का, वो इसकी प्राइस बढ़ा रहा है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि इससे बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ रही है मार्केट में, अगर बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ेगी तो इन ये लोगों के लिए ठीक है, ये लोग तो अमीर है, परंतु गरीब लोगों का क्या होगा, इससे जो है गरीब लोगों पर बुरा असर होगा। तो हमको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट में हाइक किया। रेपो रेट हाइक हुआ तो बैंक लोन ने भी अपना इंटरेस्ट रेट हाइक किया। इंटरेस्ट रेट हाइक तो लोन इनको नहीं मिलेगा, इनको लोन नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट कम, प्रोडक्शन कम, एम्प्लॉयमेंट कम, इनकम कम, डिमांड कम। डिमांड जैसे ही कम, अब प्रोडक्शन कितना भी करो भाई, ठीक है, अब प्रोडक्शन आप 100 बनाओ 1000 बनाओ इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। जैसे ही डिमांड कम हो जाएगी, ये जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है ये सोचेगी यार माल पड़ा है हमारा बहुत सारा, वाइन की बोतल पड़ी है, दारू की बोतल पड़ी है, मोबाइल जो हमने बनाए थे वो पड़ी है, कोई लोग खरीद नहीं रहे, तो सोचेंगे क्यों नहीं खरीद रहे, प्राइस ज्यादा है। प्राइस जैसे ही ज्यादा है इस कंपनी को समझ में आएगा, ये 1000 रुपए की चीज जो है ना 500 रुपए में बेचने को लगेगी। इसी को बोला जाता है इन्फ्लेशन कंट्रोल, यानी कि जो प्राइस अब आपको 1000 में मिल रही थी अब आपको 500 में मिलना शुरू हो जाएगी। इसीलिए जो है आरबीआई ने अपने रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। इसी के साथ इसी के जगह आप बाकी रेट को रख के भी यही सेम इक्वेशन कर सकते हो, ठीक है। और इसके अपोजिट में अगर मान लो, अब इसके अपोजिट में मान लो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं चल रहा, डिफ्लेशन चल रहा है, तो क्या होगा, आरबीआई क्या करेंगे, ये जो 5.9% है ना इसको कम करेंगे। इसको जैसे ही कम करेंगे बैंक ज्यादा लोन लेंगे, बैंक जैसे ही ज्यादा लोन लेंगे तो ये भी लोन बांटेंगे लोगों को और कम इंटरेस्ट रेट पे बांटेंगे। पहले जो 5.9% था ये 4% हो गया, तो फिर ये भी बोलेंगे कि 12% नहीं, हम 8% पर आपको लोन देने के लिए तैयार है। फिर ये बिजनेसमैन भी बोलेगा अब लोन मिलना शुरू हो गया बैंक से, ये लोग भी बोलेंगे यार लोन तो मिल रहा है, अभी हमारे मजे है, हम पार्टी करेंगे, पिक्चर देखेंगे, दारू पियेंगे, जो करना है करेंगे। तो ये क्या करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। इन्वेस्टमेंट जैसे ही बढ़ जाएगा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड जैसे ही बढ़ेंगे जो मार्केट में डिफ्लेशन चल रहा है वो इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये साइकिल चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि आज ही चल रहा है या आज ही हो रहा है, ये 10 साल चलते रहता है। आई होप आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन समझ में आया होगा और आरबीआई ने रेपो रेट क्यों बढ़ा ये समझ में आएगा। अब रेपो रेट की जगह आप हर रेट रख लो कौन सा भी, ये जो है पीछे ये जो है ना, ये कौन सी भी रेट ले रेट वहां पर रख लो आप उस एग्जांपल में, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे क्यों बढ़ा है। इससे यही सेम असर होंगे, सिर्फ आपको रेपो रेट की जगह ये रेट ये जो है रेट रख के देखने हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हाइलाइट्स ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी सितंबर मीटिंग जो 30 सितंबर को हुई थी ना, इसमें क्या डिसीजन लिया गया थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, फॉलोइंग ऑल द हाइलाइट्स ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस ऑन फ्राइडे, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट हाइक बाय 50 बेसिस पॉइंट, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। 3 ईयर हाई एट 5.90%, यानी कि देखो पहले कितना चल रहा था, देखो 2020 से जो है ना लगभग 4% पे बना था, ठीक है। अब इसको कितना कर दिया, इसको कर दिया 5.9%। अब देखो इसके हाईलाइट देख रहे हैं अभी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ फॉर
फिजिकल ईयर 2030 कट बाय 7% फ्रॉम टू 7.2%, यानी कि जो जीडीपी ग्रोथ है हमारी पहले कितनी बताई थी बैंक ने, यानी कि आरबीआई ने 7.2% बताई थी, अभी कितने कर दिए 7% कर दी है, तो कम कर दिए। देन इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन रिटेन एट 6.7% फॉर ऑन गोइंग फिजिकल ईयर। इन्फ्लेशन देखो इस साल इन्फ्लेशन कितने रहने वाला है, यानी कि 2022 और 2023 के लिए लगभग 6.7% रहने वाला है। तो रिमेन अबाउ अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 6%, यानी कि आरबीआई की जो आरामदायक स्थिति है जो 4 ± 2% इसके ऊपर ही बनी रहेंगे, 6.7% तक बनी रहेंगी इस साल के लिए। देन एवरेज क्रूड ऑयल प्राइस फॉर इंडियन बास्केट एक्सपेक्टेड $100 $100 की हमको मिल रही है अभी। अगर ये प्राइस कम होगी तो हमारा इन्फ्लेशन भी कम हो सकता है, अगर इसकी प्राइस बढ़ी तो हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे आरबीआई के हाथ में नहीं है, क्योंकि जो हम ऑयल या क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं बाहर के देशों से करते हैं, तो वो जो कंट्री प्राइस रखेगी उसी प्राइस पर हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। आरबीआई टू रिमेन फोकस ऑन विड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस टू चेक प्राइसेस। इस पॉइंट को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पीटी में ये क्वेश्चन पूछ सकता है विड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है, यानी कि स्टांस का मतलब क्या है। तो देखो देखते हैं, अब अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस का मतलब क्या होता है ये जान ले। देखो कोविड 19 आने के पहले जो है रेपो रेट कितना था, रेपो रेट लगभग 6% पे बना था हमारा, ठीक है 6% पे बना था। अब आरबीआई कह रही है कि देखो कोविड 19 आ गया, लोगों को पैसे की जरूरत थी, हमने रेपो रेट कम किया है। हमने रेपो रेट कम क्यों किया है, ताकि लोगों के पास पैसा बना रहे, लोगों को लोन लेने में दिक्कत ना आए, शराब पीने में दिक्कत ना आए, दवाई खरीदने में दिक्कत ना आए, अपना इलाज करने में दिक्कत ना आए, इसीलिए जो हमने रेपो रेट कम किया था। परंतु अब क्या है, अब कोविड 19 खत्म हो चुका है, यानी कि लगभग समाप्त हो चुका है। तो आरबीआई कह रही है कि हमको प्रीवियस पोजीशन पे आना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो है अभी कोविड 19 की वजह से जो हमने रेपो रेट कम किया ना, इससे जो है इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमको प्रीवियस पोजीशन पे जाना पड़ेगा, बिफोर कोविड 19 पे जाना पड़ेगा। तो इसी पर हम वापस आ रहे हैं, तो इसी को बोला जाता है अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस टू चेक प्राइस, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और देखते हैं आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा, ठीक है। आरबीआई गवर्नर सेज रुपी मूवमेंट ऑर्डरली अगेंस्ट यूएस डॉलर डिप्रेसेड ओनली 7.4%। हमारा रुपी जो है 7.4% गिरा। इसके कंपैरिजन में अगर आप अदर कंट्रीज की देखो तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, हमारी हालत इससे अदर कंट्री से अच्छी है, आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं। देन आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं कि जो डॉलर और रुपए की प्राइस फिक्स होती है इसमें हम इंटरवेंशन नहीं करते, ये प्राइस जो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड होती है। देन हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितना बचा है यूएस डॉलर में, $537 बिलियन सितंबर 23 तक बचा, यानी कि इसमें भी हमारी हालत सही है, यानी कि कंडीशन अच्छी है। एंड वर्ल्ड इन माइंडेस ऑफ थर्ड मेजर शॉक फ्रॉम अग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी टाइटिंग बाय द सेंट्रल बैंक। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, आरबीआई कह रही है कि देखो हमने जो रेपो रेट बढ़ा है हम अकेले ही नहीं बढ़ाए, ये पूरे वर्ल्ड में जो है बढ़ रहा है, यानी कि यूएस की फेडरल बैंक भी वहां पर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, इंडिया में भी ये हो रहा है, अदर कंट्रीज में भी ये हो रहा है। ये जो एक साथ हो रहा है ना, ये गलत है। इसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वैल्यू चेंज जो है डिपेक्ट हो जाएंगे, इससे जो है हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्शन जो है एक साथ ले रही है। और थर्ड एक्शन क्यों बोला है, देखो पहले हमको शॉक मिला कोविड 19 का, देन रशिया यूक्रेन का, और जो ये सेंट्रल बैंक यानी कि सभी देशों की सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट रेट हाइक कर रही है, ये हमारे लिए थर्ड शॉक है। देन रिसेंट करेक्शन इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस इफ सस्टेन में प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम इन्फ्लेशन। अगर क्रूड ऑयल प्राइस के दाम जो है ग्लोबल मार्केट में कम होते हैं तो इससे क्या होगा, इंडिया में भी इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, थोड़ी सी प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ही पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जैसे ही बढ़ेंगे वस्तु की कीमत में बढ़ जाएगी। तो यही कह रहा है कि जैसे ही क्रूड ऑयल प्राइस में जो है यानी कि पेट्रोल डीजल की प्राइस में कमी हो जाएगी तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम तो वस्तु की प्राइस कम। बैंक क्रेडिट कितना बताया है, जो एजेंसियां बता दी है 16.2%, ये भी ठीक ही है। नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दिसंबर में होगी, अब कितने 5 to 7 यानी कि 5 से 7 तारीख के बीच में ये हो सकती है। तो ये हो गए मॉनेटरी पॉलिसी के की हाईलाइट्स, पॉइंट भी हमने देख लिए। परंतु अब हम देख लेते हैं, आपने बहुत से विद्वानों के बारे में सुना होगा कि रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है, इसकी भी चर्चा हो रही है, तो इसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं। रिसेशन का मतलब क्या होता है, ड्राइंग डिमांड यानी कि डिमांड कम हो जाती है। रिड्यूस कंजम्पशन, खाने पीने यानी कि जो लोग दारू वारू पियेंगे या कंजम्पशन करेंगे, कुछ पार्टी वार्टी करेंगे, ये कम हो जाएगी। देन एनर्जी एंड कमोडिटी प्राइस कोलैप्स हो जाएगी, एसेट प्राइस कोलैप्स हो जाएगी। तो देखते हैं इसको डिटेल से, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं किस देश में कितना इन्फ्लेशन चल रहा है। तो देखो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है ना वेनेजुला में, वेनेजुला में 22 to 33%। ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होता है। हमारे इंडिया में तो 1 डिजिट है, तो हमको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, परंतु यहाँ पे देखो 3 डिजिट है। 3 डिजिट का मतलब समझ रहे हो क्या आप? अगर मान लो 100 रुपए की वस्तु थी, तो ये इसको कितने में मिलेगी पता है क्या आपको? अभी 300 रुपए में मिलेगी। हमारे इंडिया में कितना है? 7% इन्फ्लेशन है, हमको तो 107 रुपए में मिलेगी। तो हमारी कंडीशन इनके अकॉर्डिंग तो ठीक ही है। टर्की में आप देख सकते हो 73.5%। लेबनान में देख सकते हो 3% डिजिट है, 3% डिजिट इन्फ्लेशन है। इसमें तो 2 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट, इसमें 2 डिजिट। अर्जेंटीना में 58%। सीरिया, ईरान, इथोपिया, जिम्बाब्वे। तो कहने का मतलब ये है कि इनके अकॉर्डिंग इंडिया की कंडीशन तो हमारी ठीक ही है। हमारी इन्फ्लेशन जो है 1 डिजिट में चल रही है, यानी कि 7% के आसपास चल रही है, जिसको हमको 3 या 4% पर लाना है। ठीक है, देखो इन्फ्लेशन रेट इंडिया में यहाँ पे देख सकते हो आप 7.5% या 7% के लगभग। और ये अमेरिका में कितनी चल रही है? 8.3%। पर तो अमेरिका में ये जो इन्फ्लेशन चल रहा है इसको बहुत ज्यादा माना जाता है। वहां पे इतनी इन्फ्लेशन नहीं रहती, वहां पे इन्फ्लेशन मैक्सिमम 2% या 1% बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, रशिया में देख लो 17.8%, ब्राजील में 12.1% और यूनाइटेड किंगडम में 9%। इसमें भी बहुत ज्यादा, इनमें भी 1 या 2% रहती है, परंतु अभी कितनी चल रही है? 9%। साउथ अफ्रीका अमेरिका में 5.9%। देखो इन्फ्लेशन जो है 1 डिजिट है तो इज ओके है, परंतु 2 डिजिट और 3 डिजिट जैसे हो जाता है ये अर्थव्यवस्था के लिए बुरा साबित होता है। क्यों? 1 डिजिट अगर 100 रुपए की वस्तु है, 7% है, तो 107 में मिलेगी। परंतु जैसे ये 3 डिजिट या 2 डिजिट हो जाती है तो डायरेक्ट डबल प्राइस हो जाएंगे, 100 की वस्तु 200 की हो जाएंगी। तो इससे बहुत ज्यादा असर, बुरा असर होता है, और इससे क्या होता है? रिसेशन आने के चांस होते हैं। तो इसीलिए विद्वान बोल रहे हैं कि रिसेशन आ सकता है। अब हम समझते हैं यूएस फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाया, हाइक क्यों की है। ठीक है, देखो यूएस फेडरल रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट हाइक, जैसे ही इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे तो बैंक क्या करेंगे? लोन लेना कम कर देंगे। जैसे ही लोन लेना कम कर देंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम तो ये क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे बैंक। किसके लिए? लोगों के लिए, बिजनेसमैन के लिए। अब कहेंगे कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। आपको अगर आप पहले 5% में लोन ले रहे थे इंटरेस्ट रेट पे, अभी आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन पर। तो लोग लोन लेंगे क्या? लोग लोन लेना कम कर देंगे। इनके पास जो है मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ये अपना प्रोडक्शन करना कम कर देगा। और इसकी मम्मी बोलेंगे चिंटू को बेटा लड़की के साथ घूमना कम कर दे, पिक्चर देखना कम कर दे, दारू पीना कम कर दे, पार्टी वगैरह कम कर दे, हम बच्चों के साथ अय्याशी करना कम कर दे। क्योंकि अभी बैंक ने जो है इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ा दिए, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा? यूएस जो है अपना इंपोर्ट कम कर देंगी, और ये जो है अपने भाई साहब अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे। जैसे ही यूएस जो है इंपोर्ट कम करेगा ना, तो हमारा क्या होगा? इंडिया का तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। इनके लिए इंपोर्ट है, हमारे लिए एक्सपोर्ट है। कैसे? तो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। अब देखो एक्सपोर्ट कैसे कम होता है ये समझते हैं हमारे इंडिया का। अब बाबू भैया रहते हैं यूएसए में, इनको शौक है वाइन पीने का और वाइन बेचने का अमेरिका के लोगों को। अब यूएस फेडरल बैंक ने कोरोना 19 में क्या किया था? कोविड 19 में ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, ये 0% था लगभग। तो बाबू भैया क्या करते थे? राजू, यानी कि ये जो मैनेजर था राजू का, राजू को बोल रहा है कि देखो भाई यूएसए में जो है ना इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आप जो है वाइन का प्रोडक्शन बढ़ा दो। क्योंकि बाबू भैया जो है डिमांड पे डिमांड करते जा रहे हैं कि राजू जितना स्टॉक है उतना भेज, क्योंकि मुझे तो लोन पे इंटरेस्ट देना नहीं है। तो राजू क्या करता है? अपना प्रोडक्शन बढ़ा देता है। और प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब ही क्या है? एक्सपोर्ट कर रहा है। किसको? यूएसए को। यूएसए में किसको? बाबू भैया को। बाबू भैया क्या करेंगे? राजू से 100 रुपए की बोतल लेंगे, यूएसए में 200 की भेजेंगे। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। परंतु अभी क्या किया यूएस फेडरल बैंक ने? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, लगभग 3.15% कर दिया इंटरेस्ट रेट। तो अभी बाबू भैया क्या बोल रहे हैं? अभी फोन लगा रहा है बाबू भैया को, क्या आपको माल भेजू 2022 में? बाबू भैया क्या बोल रहे हैं? नो सॉरी, यूएस फेडरल इंटरेस्ट रेट हाइक, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, रुपया करके आप थोड़ी देर यानी कि कुछ समय के लिए अपना एक्सपोर्ट बंद कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो इससे क्या होगा? हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया, बाबू भैया ने डिमांड कम कर दी। तो यही बोल रहा हूं मैं पीछे कि इससे हमारा जो है एक्सपोर्ट कम हो जाता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। चलते हैं पीछे। ठीक है, हमारा यूएस क्या करेगा? इंपोर्ट कम, हमारा एक्सपोर्ट कम। क्योंकि बाबू भैया बोलेंगे कि यूएस की फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है, तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। देन एक्सपोर्ट कम होगा हमारा, तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम तो हम एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट कर पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट कम तो इनकम कम, इनकम कम तो डिमांड कम। डिमांड जैसे ही कम हो जाएगी ना, मार्केट में आ जाएगा ग्लोबल रिसेशन। यानी कि कोई जो लोग है
लोगों के पास एक तो पैसे नहीं रहेंगे और ये वस्तु की डिमांड करेंगे ही नहीं, ये खरीदेंगे ही नहीं। देखो इनके पास पैसे ही नहीं है, इसके पास भी पैसे नहीं, ये अपना प्रोडक्शन नहीं करेगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। ये चिंटू बिंटू के पास भी मम्मी पापा पैसे नहीं देंगे क्योंकि मम्मी पापा के पास ही पैसे नहीं है। तो इससे क्या होगा, ग्लोबल रिसेशन आएगा। ग्लोबल रिसेशन क्यों आएगा, यूएस अपना इंपोर्ट कम करेगा और इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। हमारा एक्सपोर्ट लगभग जीडीपी के 40%, यानी कि जीडीपी हमारी जो है ना 40% एक्सपोर्ट पर डिपेंड है। ये जो चेन है मैंने यूएस और इंडिया के बारे में बताई थी, ऐसे ही चेन जो है ना, यानी कि चाइना इंडिया, यूएस इंडिया इंटरलिंकिंग है, तो ये सारी चेन जो है ना टूट जाएंगे, यानी कि बिखर जाएंगे। इससे क्या होगा, ग्लोबल रिसेशन आने का खतरा है, यानी कि एक देश का असर दूसरे देश पर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो हो जाता है दोस्तों समाप्त। थैंक यू फॉर विजिटिंग टू माय चैनल। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू द मैक्सिमम। मिलते हैं अगले वीडियो में एक करंट टॉपिक के साथ। मेरे साथ वीडियो में बने